हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। और आज की वीडियो लेसन में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं लैंगिक प्रजनन। इससे पहले इस चैप्टर के अपन ने दो वीडियो डिस्कस किए थे, जिसमें दो टॉपिक डिस्कस अपन ने किए थे। जिसमें पहला जो था वो था इस चैप्टर से रिलेटेड जो परिचय था वो, और दूसरा था अलैंगिक प्रजनन। क्योंकि अपने को पता है कि प्रजनन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अलैंगिक और दूसरा कौन सा होता है, लैंगिक। ठीक है, तो अलैंगिक अपन डिस्कस कर चुके हैं। अलैंगिक में अपन ने बात की थी कि एक ही पैतृक होता है, एक ही पेरेंट होता है, इसीलिए उससे जो बनती है जो संतति, उसके लिए अपन टर्म क्लोन यूज में लेते हैं, क्योंकि उसमें कोई भी विभिन्नताएं नहीं आती। जबकि लैंगिक की अपन बात करते हैं उसमें दो पैतृक होते हैं। जो सेक्सुअल स्ट्रक्चर से जैसे अपन बोलते हैं युग्मक, वो इसके अंदर आएगा। और जो युग्मक है, जैसा कि अपन ने बात की, ये माता है और ये है पिता। तो यहाँ जो माता से युग्मक आ रहा है और जो पिता से युग्मक आ रहा है, उन दोनों में यहाँ पर फ्यूजन होगा, मतलब एक दूसरे से वो जुड़ेंगे। और युग्मक जो होते हैं वो ए गुणित होते हैं। ए गुणित का मतलब इसके अंदर जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो आधी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं हूँ धर्मेंद्र कुमार डीके, मेरे अंदर जो गुणसूत्र होते हैं, नॉर्मल जो कोशिकाएं होती है उसमें 46। ठीक है, अपने शरीर में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक होती है कायिक कोशिका और दूसरी होती है जनन कोशिका। कायिक में जैसे स्किन की, त्वचा की सेल हो गई, बाल की सेल हो गई, या दांत की सेल हो गई, या पैर की, हाथ की, वो जो कोशिका होती है वो बाकी सारी आती है कायिक में। जनन की अपन बात करते हैं, जननिक जो होती है वो अपने प्राथमिक जो लैंगिक अंग है, जिसे अपन बोलते हैं वृषण या टेस्टिस जिसे अपन बोलते हैं, इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक प्रकार की, विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है। ठीक है, वो होती है जनन कोशिका, जो आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करेगी। तो यहाँ जो शुक्राणु बनता है वो होता है ए गुणित, जबकि नॉर्मल जो कोशिका होती है वो क्या होती है, द्विगुणित। कायिक होती है द्विगुणित, मतलब दो गुना इसके अंदर होते हैं गुणसूत्र की संख्या, किसके कंपैरेटिवली, जो ए गुणित संरचना जो शुक्राणु उसके कंपैरेटिवली। मतलब कायिक में अगर 46 क्रोमोसोम है, तो जनन या जो अपने पास शुक्राणु है उसके अंदर कितने होंगे, 23 होंगे। तो इसके आधा हो गया। तो ये जो 23 बताया जाता है इसे अपन बोलते हैं ए गुणित, और जो 46 बताया जाता है उसे अपन बोलते हैं द्विगुणित। ये आपको ध्यान में रखना है। तो लैंगिक प्रजनन में क्या होता है, जो भी नर और मादा है, माता या पिता है, ये तो मैंने सिंपल सा अपना एग्जांपल लिया, बाकी नर और मादा टर्म अपन यूज में रहते हैं। नर और मादा के जो युग्मक है उनका निर्माण होता है, उनका संलयन होता है, और उसके बाद में जो नया जीव है यहाँ से बन जाता है। इस प्रकार की जो प्रजनन होता है उसे अपन बोलते हैं लैंगिक प्रजनन। यह है इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन। अब अपन चलते हैं एनसीईआरटी। जो हाईलाइट कर रखा है मैंने उसे आपको हाईलाइट करना है, पेंसिल से कर लीजिएगा, पेन से करेंगे तो दिक्कत आएगी बाद में। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण शामिल है। तो जो जीव है वो समान भी यहाँ पर हो सकते हैं, या अभिमुख मतलब विपरीत लिंग वाले भी हो सकते हैं। एक नर और एक मादा यहाँ पर हो जाएगा, मेल और फीमेल यहाँ पर हो जाएगा। तो गैमेट या युग्मक जो है वो मैंने आपको बता दिया है, एगुणित होता है मेनली, का निर्माण शामिल है। ये युग्मक आपस में मिलकर युग्मनज या जाइगोट बनाता है, जैसे नर और मादा। अगर मानव की अपन बात करें तो मादा में जो युग्मक बनता है उसे अपन बोलते हैं अंडाणु या अंडा, इसे अपन बोलते हैं। नर में जो बनता है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्पर्म या शुक्राणु जिसे अपन बोलते हैं। तो ये जो बने हैं यही है युग्मक। दोनों ही क्या है, ये नर और मादा में क्या है, ये युग्मक है। और अब इन युग्मकों का क्या होता है, संलयन होता है। तो ये एन था, ये भी एन है, जब जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2n मिलेगा, और इसे अपन बोलते हैं युग्मनज, या इंग्लिश में से अपन बोलते हैं जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट जो है आगे चलकर नए जीव का निर्माण कर देता है। अब अपन बात करते हैं कि लैंगिक और अलैंगिक में फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है। नर और मादा यहाँ पर है, युग्मक बनेंगे, उनका संलयन होगा। जबकि अपन अलैंगिक की अपन बात करें, एक ही इसके अंदर क्या होता है, पैतृक होता है, और उसी से क्या हो जाता है, नए जो संतति है वो यहाँ पर बन जाती है। मतलब यहाँ पर केवल क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, कोशिका विभाजन यहाँ पर हो रहा है, और कुछ भी नहीं यहाँ पर हो रहा। जबकि ये किसमें है, अलैंगिक प्रजनन में। जबकि अगर अपन बात करें लैंगिक में, ये लैंगिक प्रजनन है, तो इसमें क्या होगा, पहले युग्मक बनेंगे, उसके बाद में वो ट्रांसफर होंगे, जैसे नर से मादा में ट्रांसफर होंगे, उसके बाद में उनका संलयन होगा, उसके बाद में वो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, फिर नया जीव बनेगा। तो जो लैंगिक होती है वो क्या है, एक लंबी प्रोसेस है।
ठीक है। जबकि जो अलैंगिक है वो क्या है, छोटी प्रोसेस है। अब लंबी प्रोसेस है तो इसके अंदर टाइम भी लगेगा, थोड़ी जटिल भी यहाँ पर होगी। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पर अपने को बता रखा है, यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। क्लियर है? पुराना आप पढ़ोगे तो एनसीईआरटी को समझना बहुत इजी होता है। तो पुराना अगर आपने पढ़ रखा है, लेसन देख रखा तो अच्छी बात है, नहीं तो उसे देखो उसके बाद ये पढ़ो। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज, ये युग्मन लिखा लेकिन युग्मनज होगा यहाँ पर, से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। जबकि इसका उल्टा क्या था, लैंगिक प्रजनन में अपन ने बात की थी एक टर्म की जिसे अपन बोलते हैं क्लोन। जो पैतृक थे और संतति थी वो एक दूसरे से समान थे, आनुवंशिक रूप से, आकारिक रूप से और शारीरिक रूप से। ठीक है, तो उसे अपन बोलते हैं क्लोन। जबकि लैंगिक में अपन इसे नहीं बोल सकते। पादप जंतु अथवा फंजाई जैसे वैविध्यपूर्ण जीवों के अध्ययन से पता चलता है कि यद्यपि ये बाह्य आकारिकी, आंतरिक संरचनाओं तथा शरीर क्रिया विज्ञान में एक दूसरे से अलग है, परंतु ये लैंगिक प्रजनन के समय ये एक दूसरे के निकट आते हैं, तब वे एक जैसे पैटर्न को अपनाते हैं। ये एक आश्चर्य की बात है। ठीक है, अगर स्टडी की साइंटिस्ट ने पादप हुआ, जंतु हुआ या कवक हुआ, फंजाई को बोलते हैं कवक, तो जो लैंगिक प्रजनन ये कर रहे हैं, इससे हटा देते हैं, जो लैंगिक प्रजनन जो कर रहे हैं उसकी जो भी घटनाएं हैं, इसके जो भी स्टेप्स हैं, वो सब में क्या होंगे, लगभग समान। ठीक है, स्टेप की जो अपन बात करते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। बाकी सब कुछ अलग है, क्योंकि पादप की संरचना अलग होती है, जंतु की संरचना अलग होती है, कवक की संरचना अलग होती है। तो स्टेप आपको ध्यान में रखने वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, सॉरी स्टेप सेम होते हैं। तो ये एक आश्चर्य की बात है। तो सबसे पहले उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं समझाता हूं आपको, एक बार में ही यहाँ से समझ में आ जाएगा कहाँ गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं मनुष्य की या मानव, एक ही एग्जाम्पल लूंगा क्योंकि मानव के बारे में इजीली समझ में आता है। इसे ही अपन देखते हैं। मानव का जन्म हुआ 0, 15 साल तक उसने ग्रोथ की, 50 साल तक जाते जाते वो बुढ़ा हो गया और 100 साल तक जाते जाते वो मर गया। तो 0 से 15 तक की एक ऐसी एज है, या 14 साल भी अपन इसे बोल सकते हैं, एवरेज मैंने लिया। इसके अंदर क्या होगा, इसकी ग्रोथ होगी। ठीक है, वो परिपक्व होगा, वो मैच्योर होगा, छोटे से बड़ा होगा। और इस एज के बाद में 15 साल की जो उम्र है उसके बाद में वो क्या कर सकता है, प्रजनन यहाँ से कर सकता है, क्योंकि इसकी जो लैंगिक अंग है वो सक्रिय यहाँ से होगा, नर और मादा दोनों। ठीक है, तो वृद्धि जो हो रही है इसे अपन बोलते हैं किशोरावस्था। सुना भी होगा आपने, बच्चा जो होता है किशोर है अभी तो, या किशोरावस्था के अंदर हुआ है। ठीक है, वो अपने पास हो जाएगा किशोरावस्था। और सेम यही जो किशोरावस्था है, पादपों में इसके लिए अपन शब्द यूज में लेते हैं कायिक प्रावस्था। पादप भी छोटे से बड़ा होता है, एक स्पेसिफिक टाइम आता है, उसके बाद में उसमें पुष्प आते हैं। ठीक है, अगर पुष्प लगने वाला पौधा होता है तो, और नहीं होता तो फिर अलग बात है। तो स्पेसिफिक टाइम होता है, उसके बाद में ही उसमें पुष्प आते हैं, उसके बाद में ही उसमें फल आते हैं। ऐसा नहीं कि जमीन में डालते ही और ले निकल गया नया फल, में तो रातों रात लखपति हो गया, तो ऐसा नहीं चलता। तो पादपों में इसे अपन बोलते हैं कायिक प्रावस्था, जंतुओं में या जो अपने पास फंगस वगैरह का उसे अपन बोलते हैं किशोरावस्था। ठीक है, तो ये इस नेक्स्ट पैराग्राफ में अपने को बता रखा, सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, इसके पश्चात ही लैंगिक जनन हो सकता है। अब इससे पहले आप बोलोगे 7 साल के बच्चे को कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर, बच्चे पैदा कर, तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, पादपों में ये कायिक प्रावस्था कहलाती है। ये प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अवधि की होती है। जैसे मनुष्य में 15 साल है, हो सकता है कोई पादप जो है जो 4 महीने तक जिंदा रहता है, तो उसके अंदर हो सकता है कि 2 महीने जो है वो परिपक्वता हो। कुछ बरगद जैसे पादप जिसकी बहुत ज्यादा एज होती है, तो उसमें हो सकता है कि 50 साल हो। तो वो डिपेंड करेगा किस प्रकार का जीव है उसके ऊपर। किशोरावस्था कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन अवस्था का प्रारंभ है। ठीक है, 15 साल का हो गया, उसके बाद वो जनन कर सकता है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से तब देखा जा सकता है जब उनके पुष्प आने लगते हैं। बता दिया मैंने आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, और ये कोई भी नहीं बताते, बहुत कम ऐसे हैं जो इसको डिस्कस करते हैं। तो मैं इसका आंसर भी आपको बता दूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। देखिए,
गेंदा, धान, गेहूं, नारियल, आम आदि पेड़ों पर पुष्प लगने में कितना समय लगता है? प्लस कुछ पादपों में पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? तो गेंदा, धान, गेहूं, यहां लिख देता हूं मैं, गेंदा, धान और गेहूं। गेहूं तो आप लोग देखते ही हो आसपास में। इनका जो समय है पुष्प लगने का वो लगभग है 3 से 5 महीने। वैसे 3 से 4 ही होता है, लेकिन फिर भी एवरेज चलेंगे तो 3 से 5 महीने होते हैं इनके। जबकि नारियल और आम की अगर अपन बात करें, तो अगर आस पड़ोस में कोई पौधे लगाने का शौकीन है मेरे जैसे, तो देखेंगे आप नारियल जो आम है उसे पौधा लगाते ही जमीन में या 3-4 महीने में उसके नारियल या आम नहीं लगते। तो ये वृक्ष हैं, बड़े बड़े वृक्ष हैं, जबकि ये अपने पास फसल है तो फसल में कम समय लगता है। ठीक है, 1 वर्षीय है ये, एक बार में कंप्लीट, जबकि नारियल और आम नहीं है। तो इसमें जो पुष्पन का समय है वो 3 से 6 वर्ष होता है। 3 से 6 वर्ष तक छोटे से बड़ा होगा, उसके बाद में उसमें पुष्प आएंगे और उसके बाद में आम और नारियल के आप लोग मजे ले सकते हैं। कुछ पादपों में पुष्पीकरण 1 से अधिक बार होता है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो थोड़ा करेक्शन इसके अंदर। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कुछ पादपों में पुष्पीकरण 1 से अधिक बार होता है, इस अंतर पुष्पन की अवधि। यहां पर तो बोला इसने अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? समय। और यहां इसने बताया है किशोरावस्था और वयस्कता, ये है एक प्रकार की अवस्था है ये। तो समय में और अवस्था में तो फर्क होना चाहिए, है कि नहीं? तो वैसे इसका आंसर जो होगा किशोरावस्था का जो पीरियड है वही यहाँ पर अपन इसे बोलेंगे। ठीक है, तब इस अंतर पुष्पन की अवधि को अपन क्या कहेंगे? किशोरावस्था अवधि से अपन बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार पुष्पन हुआ तो मैच्योर हो चुका है, लेकिन नेक्स्ट बार में जब वापस से पुष्पन होगा तो उसे जो प्रिपरेशन है, उसकी जो तैयारी उसे फिर से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो एक समय के सेंस में अपन इसे बोल सकते हैं। फेज के सेंस में जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, गलत है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण करो। तो करना तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? तो भाई साहब इतना याद ही नहीं रहता। नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं? मतलब एक स्पेसिफिक मौसम में ही आते हैं। आम गर्मियों में आते हैं, सेब या कटहल वगैरह, कटहल तो वैसे मैंने कभी खाया नहीं तो मुझे नहीं पता कब आता है। ठीक है, मौसमी होता है, ये जरूर पता है कि स्पेसिफिक सीजन में आता है जितने भी फ्रूट्स होते हैं। पर आज के टाइम में जो है, जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन होता है ना, एक 15वां चैप्टर अपनी 11th क्लास के एनसीईआरटी में, उसमें काफी बता रखा है। तो हर सीजन में अवेलेबल हो जाता है। जैसे केला हर सीजन में अवेलेबल हो गया आजकल तो, या जो ये ऑरेंज जो हुआ वो भी हर मौसम में आजकल अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे फ्रूट है। क्या कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता है तथा कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे हैं। अब यहां से इंपॉर्टेंट है पादप जो उसके प्रकार बता रखा, वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं। और ये सभी स्पष्ट कायिक जनन, कायिक, एक सेकंड, और ये सभी कायिक, जनन और जीर्यमान, 3 अवस्था बता रखी है। कायिक का मतलब उसके अंदर उसकी वृद्धि हो रही है, जनन का मतलब उस फेज में वो जनन कर सकता है, और जीर्यमान का मतलब वृद्धावस्था में वो चला गया, अब जीर्ण है, उसका जीवन समाप्त होने की ओर जा रहा है। तो पादपों की बात हो रही है। परंतु बहुवर्षीय जातियों में इन प्रावस्था को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन है। नहीं, तो अभी ये जो क्वेश्चन अपन ने देखा था उसका आंसर भी आपको यहाँ से मिलना चाहिए कि ये जो है इसे अपन क्या बोलेंगे, किशोरावस्था बोलेंगे या वयस्कावस्था बोलेंगे? इसमें 1 से अधिक बार पुष्प आता है, तो स्पष्ट करना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। देखते हैं आगे। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रिया विधि को प्रदर्शित करते हैं। ये जो आगे आने वाला एग्जांपल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, 5 स्टार लगा लीजिए। इनमें से कुछ जैसे बांस की जाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों के बाद केवल एक ही बार पुष्प पैदा करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बांस का जो पौधा है 50 से 100 वर्षों में करता है, टाइम भी लेता है, लेकिन वो केवल एक ही बार करता है, उसके बाद नहीं करता है। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और मर जाते हैं। एक अन्य पादप, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, या जिसे अपन बोलते हैं नीला कुरेंजी, नीले कलर के पुष्प आते हैं इसके अंदर। ठीक है, 12 वर्षों में एक बार पुष्पन करता है, लेकिन ये 1 से अधिक बार करता है। दोनों एग्जाम्पल ध्यान में रखना। बांस वाला जो एग्जाम्पल है वो केवल एक ही बार करता है, इसे गोला कर लीजिए आप। जबकि
नीला कुरंजी जो है वो 1 से अधिक बार करता है, लेकिन अगर 12 वर्षों में पूछा जाए तो 12 वर्षों में केवल 1 ही बार करता है। नेक्स्ट वापस से 12 वर्षों में फिर 1 बार कर लेगा। जैसे इस पादप ने सितंबर अक्टूबर 2006 में किया था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लेकिन 2006 के बाद में अगर 12 साल ऐड करो आप 2006 में, तो अपने पास आता है 2018 में इसने पुष्पन किया था सितंबर अक्टूबर में। अब पूछेगा कि नेक्स्ट कब करेगा, तो 12 साल और जोड़ दो, 2030 में करेगा सितंबर अक्टूबर में। आप घूमना चाहो तो घूमने जा सकते हो। कहाँ? केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। केकेटी इसे याद रखने की ट्रिक है। केकेआर तो कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल की टीम, केकेटी केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि नीचे वाले जो क्षेत्र है उसमें मिलेंगे। तो एक एक शब्द इसका इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कालीन सा बिछा हुआ दिखाई देता है जिस दृश्य से सैलानियों की एक बहुत बड़ी संख्या इनकी ओर आकर्षित होती है। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था में समाप्ति उनके प्रजनन विहार के पूर्व की शारीरिक और आकारिकी में बदलाव से प्रकट होती है। जैसे एग्जाम्पल की अपन बात करें, अधिक प्राणी जैसे जंतुओं की अपन बात करें तो मनुष्य में क्या होता है कि जैसे 13, 14, 15 साल की उम्र क्रॉस करते हैं तो जो नर है उसकी आवाज जो है भारी होना लग जाती है। जो फीमेल उसमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है। नर में जो दाढ़ी वाड़ी जो है वो यहाँ पर उगना स्टार्ट हो जाती है, तो वो बदलाव होते हैं। विभिन्न जीव में जनन प्रावस्था भी विविध अवधि की होती है, तो अलग अलग हो सकती है। क्या आप मानव में पाए जाने वाले परिवर्तनों की सूची तैयार कर सकते हैं जिनमें जन्म पता लगा सके? तो मैंने बता दिया आपको, इसे रिप्रोडक्शन में और अपन पढ़ेंगे प्रजनन में, मानव प्रजनन में। प्राणियों में उदाहरणतः पक्षी वर्ष भर अंडे देते रहते हैं। पक्षी क्या वर्ष भर अंडे देते हैं? हाँ, कुछ कुछ देते हैं। जैसे जो चिकन है जिसमें अंडे जो है 12 महीने तक ही आते हैं। नहीं, मार्केट में एक अंडा 7 रुपए का था और एक 30 रुपए का था, तो 30 रुपए वाला जो होता है वो वर्ष भर नहीं होता है, ठीक है। जबकि 7 रुपए वाला होता है वो वर्ष भर ही आता है, क्योंकि उससे जो अपन ने व्यावसायिक उत्पादन करने के लिए उसे उत्पादित किया। अथवा क्या ये किसी मौसम से संबंध पर घटना कर मेंढक तथा मछलियों में ये प्रक्रिया कैसे होती है? स्पेसिफिक टाइम पे होती है सर। आप देखेंगे कि प्रकृति में रहने वाले केवल पक्षी केवल विशेष मौसम में आने पर ही अंडे देते हैं। ये प्रकृति में रहने वाले, ठीक है। यद्यपि संरक्षण में रखे जाए, ये प्रकृति की बात हो गई, घर में किसी के होता है या बाहर होते हैं, लेकिन अगर संरक्षण का मतलब पोल्ट्री फार्म की इन्होंने बात कर ली, संरक्षण में रखे जाने वाले पक्षियों जैसे कि कुक्कुट फार्म में वर्ष भर अंडे देने की क्षमता उत्पन्न की जा सकती है। ये अपन करते हैं, ये कृत्रिम रूप से अपन करते हैं, प्राकृतिक रूप से पॉसिबल नहीं है। ऐसे मामलों में अंडे देने का कार्य जनन क्रिया से संबंधित न होकर इनके बड़े पैमाने पर व्यापार के लिए उत्पत्ति है, जो मात्र मानव कल्याण ही कहा जा सकता है। बता दिया मैंने। जनन प्रावस्था के दौरान अपरास्तनी मादा मतलब जो स्तनीय जो मादा है उसकी अपन बात करें, अंडाशय की सक्रियता में चक्रिक तथा सहायक वाहिका तथा हार्मोन में परिवर्तन होता है। इन्होंने क्वेश्चन पहले पूछा था मानव के सेंस में, तो ये आंसर कुछ दे रहा है। अंडाशय जो होता है वो प्राथमिक लैंगिक अंग है मादा का, तो इसमें साइक्लिक चेंजेस होते हैं। चक्रीय मतलब जैसे मंथली चेंजेस होते हैं उस प्रकार के चेंजेस होते हैं। सहायक वाहिका जो हेल्प करती है, और हार्मोन जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, आप लोगों ने सुने होंगे कुछ इस प्रकार के जो हार्मोन होता है उसको भी परिवर्तन होता है, उसका लेवल बढ़ने लग जाता है। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, चूहो, हिरण, कुत्ता, चीता आदि में जनन के दौरान ऐसे चक्रिक परिवर्तन देखे गए हैं जिससे अपन मध्य चक्र या इस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। जबकि प्राइमेट, ये जो क्लासेस की अपन बात कर रहे हैं इसे जंतु जगत में अपन पढ़ते हैं प्राइमेट और नॉन प्राइमेट। अभी आपको इतना सा ध्यान में रखना है। प्राइमेट में बंदर आते हैं, एप्स का मतलब कपी, और मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र से मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, नॉर्मली अपन पीरियड्स जिसे अपन बोलते हैं, तो ऋतुस्राव चक्र कहलाता है। डिफरेंस क्या है इसमें कि ऋतुस्राव जो चक्र होता है इसके अंदर ब्लीडिंग होती है मादा के अंदर, मतलब जो रक्त है वो कुछ अमाउंट में यहाँ से बाहर निकलता है। जबकि जो मध्य चक्र है जो इनमें कुत्तों में, हिरण में, चीता में देखने को मिल रहा है उसमें कोई भी ऋतुस्राव नहीं होता है, मतलब रक्त यहाँ से नहीं निकलता है और अपन देखते भी नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। अधिकांश स्तनधारी विशेषकर जो प्राकृतिक रूप से वनों में रहते हैं अपने जनन प्रावस्था के दौरान अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं। इसी कारण इन्हें ऋतुनिष्ठ अथवा मौसमी प्रजनक कहते हैं। वो अपने हिसाब से करेंगे, जो अनुकूल परिस्थिति आएगी बोले हाँ अब खाने को भी सब कुछ है, पीने को भी सब कुछ है, रहने को भी सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं है इस मौसम में, सर्दी का है, गर्मी का है, गर्मी का अनुकूल है, कहीं आने जाने की दिक्कत नहीं है, पेड़ है या गुफा है, तो उसके हिसाब से वो ऐसे चक्रों को प्रदर्शन करते हैं। सबके लिए अलग होता है। अधिकांश स्तनधारी अपने पूर्ण जनन काल में जनन के लिए सक्रिय होते हैं, इसी कारण इन्हें
सतत प्रजनन कहते हैं। मतलब पूर्ण का मतलब पूरे जनन काल में। जैसे मनुष्य है वो 15 से लेकर जो पूरा जब तक डेथ होती है उसकी तब तक वो रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी कर सकता है, कंटिन्यू कर सकता है। कंटिन्यू का मतलब सतत प्रजनन कहते हैं इसे, ठीक है। इस तथ्य से सभी परिचित है कि हम सभी आयु में बढ़ते हैं। यदि हम लंबी आयु तक जीवित रहे तो, खुदा ना खास्ता किसी का जल्दी अवस्था में एक्सीडेंट हो गया तो वो लंबी आयु में नहीं आएगा। परंतु वृद्ध होने का क्या तात्पर्य, बुढ़ापा अपन किसे कहेंगे उसके बारे में ये पूछ रहा है और उसका आंसर भी ये दे रहा है। प्रजनन आयु की समाप्ति मतलब उस ऐसी एज जिसके बाद में आप रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी शो नहीं कर सकते। हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स आप कर सकते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स अपन कर सकते हैं, ये क्रिया अपन कर सकते हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन मतलब अपने समान संतति को उत्पन्न अपन नहीं कर सकते, वो आ जाता है वृद्धावस्था का, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एज जो है अपनी रिप्रोडक्शन अपन नहीं कर सकते उस एज में, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स अपन कर सकते हैं। वो जो एज होती है उसे उसके बाद की एज को अपना, उसके बाद की जो अवस्था थी उसे बुढ़ापा या वृद्धावस्था अपन बोल सकते हैं। शरीर में जीवन की अवधि के अंतिम चरण में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचयों का मंद गति से होने लग जाता है। वृद्धावस्था अंततः मृत्यु की ओर ले जाती है। तो उपापचय का मतलब जो होता है खाना पीना कम खा रहे अपन, जितनी भी रासायनिक अभिक्रिया अपने शरीर में हो रही है वो धीमी गति से होगी। उपापचय दर कम होगा तो कोशिकाओं को एनर्जी कम मिलेगी, शरीर में चेंजेस होने लग जाएंगे और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगी, राम नाम सत्य हो जाएगा। पादप तथा प्राणी दोनों में ही तीनों प्रावस्था के बीच संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी है। बिल्कुल मैंने पहले ही बताया था कि पादपों के लिए आप जो हार्मोन है 11th क्लास के एनसीईआरटी के 15वें चैप्टर में पढ़ोगे, अपने मनुष्य के लिए 11th क्लास के एनसीईआरटी का 22वां चैप्टर पढ़ोगे हार्मोन से रिलेटेड। हार्मोन तथा कुछ विशेष पर्यावरणीय कारक के बीच परस्पर क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाओं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। पर्यावरण कारक जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि टेम्परेचर हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़ गया है तो हो सकता है उस केस में कोई भी जीव जो है रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर टेम्परेचर वापस से कम होता तो रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ये जो टेम्परेचर के साथ में हार्मोन का जो स्पेसिफिक रिलेशन है उसी से रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अब जो लैंगिक जनन है उसकी कुछ घटनाएं हैं, 3 प्रकार की मेन घटनाएं होती है लैंगिक जनन के अंदर। एक होती है निषेचन पूर्व, दूसरा होता है निषेचन, तीसरा होता है निषेचन पश्च, ठीक है। निषेचन का मतलब होता है नर और मादा युग्मकों का संलयन। तो संलयन होने से पूर्व जो अवस्था आती है उसे अपन बोलते हैं निषेचन पूर्व, और संलयन होने से पहले क्या होगा, युग्मकों का निर्माण होगा, तो वो आता है युग्मक निर्माण की जो प्रोसेस होती है वो आती है निषेचन पूर्व में। अगर नर और मादा जो है अलग अलग है तो हो सकता है कि मादा के अंदर उनका संलयन हो तो मादा तक अपन क्या करेंगे, युग्मकों का ट्रांसफर भी करेंगे। तो युग्मक जो स्थानांतरण है वो भी किसके अंदर आता है, निषेचन पूर्व में। अब ट्रांसफर हो गए तो उसके बाद में उनका क्या होगा, संलयन होगा। तो जुड़ने की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं निषेचन, ठीक है। युग्मनज यहाँ पर बन जाएगा, जुड़ जाएगा, और उसके बाद में अब इस युग्मनज की जो ग्रोथ होगी, जो उसकी वृद्धि होगी उसे अपन बोलते हैं निषेचन पश्च, जिसे मानव में अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी टाइम जो होता है, ठीक है। तो लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं, परिपक्वावस्था अवस्था प्राप्त करने के पश्चात सभी लैंगिक जनन करने वाले जीव कुछ घटनाएं एवं प्रक्रिया प्रदर्शित करते हैं जिनमें महत्वपूर्ण मूलभूत समानता होती है। यद्यपि लैंगिक जनन से संबंध संरचनाएं जीवों में एकदम भिन्न होती है, अलग अलग जीव में अलग अलग होगी। यद्यपि विस्तृत एवं जटिल होने के बावजूद जीवों में लैंगिक जनन की घटना एक नियमित क्रम का अनुपालन करती है। स्पेसिफिक क्रम है, पहले युग्मक बनेंगे तो बनेंगे, उसके बाद में स्थानांतरण होंगे तो होंगे, उसके बाद में फ्यूजन उनका होगा तो होगा, जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे। ऐसा नहीं कि पहले जुड़ गए उसके बाद में ट्रांसफर होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्रम है वो नियमित क्रम का पालन करेंगे जो भी जीव है वो। लैंगिक जनन एक प्रजाति के नर एवं मादा द्वारा उत्पन्न युग्मक, बता दिया मैंने आपको, के युग्मनज, युग्मन या युग्मनज मतलब जो जाइगोट बन रहा है द्वारा विशिष्टीकृत होता है। सुविधा के लिए क्रमबद्ध घटनाओं को 3 विभिन्न अवस्थाओं में निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात में विभक्त किया गया। निषेचन पूर्व घटनाएं, इसके अंतर्गत युग्मकों के संयोजन से पूर्व की सारी घटनाएं आती है। तो युग्मकों का संयोजन कब होगा, जब वो बनेंगे तभी तो होगा। मैं पढ़ा क्यों रहा हूँ, मैं बड़ा हो गया इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा मैं क्यों हुआ, क्योंकि इससे पहले छोटे वाली जो अवस्था थी, उससे पहले जाइगोट, उससे पहले युग्मक का निर्माण हो। तो सभी के साथ ऐसा होता है। निषेचन पूर्व की 2 प्रमुख घटनाएं होती है, एक तो युग्मक जनन जिसे अपन बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला है इंग्लिश में, गैमेटोजेनेसिस, बता देता हूँ।
गैमेटो का मतलब होता है युग्मक। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। जहां पर भी लिखा है बायो में कहीं पर भी उसका मतलब यही होता है। जेनेसिस का मतलब होता है निर्माण। तो युग्मक निर्माण की जो प्रोसेस होती है उसे अपन बोलते हैं युग्मक जनन। और निर्माण के बाद में उनका क्या होगा, स्थानांतरण यहाँ से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट लिखा 1.2.1.1 युग्मक जनन। जैसा कि आप जानते हैं युग्मक जनन नर और मादा दो प्रकार के युग्मकों की गठन प्रक्रिया को संदर्भित करता है, मतलब निर्माण प्रक्रिया को बताता है। युग्मक एक प्रकार से एक गुणित कोशिका है, ये मैं लास्ट लेसन में भी बता चुका हूँ और अभी भी इस लेसन में भी मैंने स्टार्टिंग बताया है। एक गुणित का मतलब n से अपन इसे डिनोट करता है, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रहती है। कुछ शैवालों में दो युग्मक देखने में एक दूसरे से समान होते हैं। अच्छा, यहाँ जो बात कर रहे हैं युग्मकों के प्रकार की, इसने बात कर ली। अलग अलग प्रकार के युग्मक होता है। पहला जो होता है सम युग्मक। सम का मतलब समान, मतलब ऐसे युग्मक जो क्या होते हैं दिखने में एक दूसरे से समान होते हैं, ये समान है तो ये सम युग्मक है। दूसरा होता है विषम युग्मक। ऐसे युग्मक जो क्या होते हैं दिखने में अलग अलग होते हैं, एक बड़ा और दूसरा छोटा हो गया। ठीक है, तो इनकी एक रूपता के कारण हम इन्हें नर अथवा मादा युग्मकों में श्रेणीबद्ध नहीं कर सकते। डायग्राम के बारे में बोल रहा है, सम युग्मक ही जो एक दूसरे से समान दिखते हैं। तो जो नहीं दिखते उसे अपन बोलते हैं विषम युग्मक। इस प्रकार के जीवों में नर युग्मकों को पूर्णाणु तथा या शुक्राणु, ये पूर्णाणु तो बात हो रही है पादप के लिए, शुक्राणु बात हो रही है एनिमल के लिए कहते हैं, जबकि मादा युग्मकों को अंड या डिंबकन बोलते हैं। तो देखो युग्मकों किसमें, क्लेडोफोरा एक शैवाल के सम युग्मक है, दिखने में बिल्कुल सेम है। बी लिखा फ्यूकस, ये भी एक प्रकार का शैवाल है लेकिन ये विषम युग्मक है, एक बड़ा और दूसरा ये छोटा है। और सी लिखा मानव जो उसके विषम युग्मक, ये मादा का होता है और ये नर के शुक्राणु होता है। तो जो अपन है किसके एग्जाम्पल है, वो अपन जो है विषम युग्मक के उदाहरण है। जीवों में लैंगिकता। सामान्यतः जीवों में लैंगिक जनन के दौरान दो विभिन्न समष्टियों के युग्मकों के युग्मन होते हैं। ठीक है, परंतु यह सदा के लिए सत्य नहीं है। कक्षा आप 11 की उदाहरणों का स्मरण करें तो क्या स्वतः निषेचन की प्रक्रिया को पहचान सकते हैं, तो स्मरण कर लेंगे, अभी मैंने नहीं बताया आपको, मैं बताऊंगा। तो यद्यपि पादपों में इनके उदाहरण प्रस्तुत करना आसान है। पादप में नर तथा मादा दोनों जनन संरचनाएं पाई जाती है, परंतु जब एक ही पादप में दोनों नर तथा मादा जनन संरचनाएं पाई जाती है तो उसे अपन बोलते हैं द्विलिंगी। क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। द्वि का मतलब होता है दो, लिंगी का मतलब जो लैंगिक संरचना है वो, तो दो होगी, इसका मतलब क्या होगा, इसके अंदर नर भी होगा और इसके अंदर मादा भी होगा। तो ऐसा पादप जिसके अंदर नर और मादा दोनों मिलते हैं उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विलिंगी। और इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, एक लिंगी। मतलब या तो इसके अंदर क्या होगा, या तो इसके अंदर नर होगा या इसके अंदर क्या होगा, मादा होगा। दोनों इसके अंदर नहीं हो सकते। नर होगा तो भी एक लिंगी, या मादा है तो भी क्या होगा, एक लिंगी। इस टाइप से फ्लो चार्ट बना लीजिएगा, इजी रहेगा। तो जब वह भिन्न पादपों पर हो एक लिंगी, बता दी एक लिंगी, मैंने चित्र देखेंगे अभी। बहुत सी फंजाई तथा पादपों में द्विलिंगी स्थिति को उल्लेखित करने के लिए उभय लिंगाश्री। द्विलिंगी को अपन क्या बोलते हैं, उभय लिंगाश्री। उभय का मतलब कॉमन, लिंगा आश्रय, आश्रय का मतलब आश्रय जो है एक ही पादप पर नर और मादा दोनों है तो उसे अपन बोलते हैं उभय लिंगाश्री या समथैलेसी, कवक और पादपों में। ठीक है, एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए एक लिंगाश्री बोल सकते हैं अपन, या विषम थैलेसी भी अपन इसे बोलेंगे, ध्यान रखना। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी, इसे थोड़ा सा हटा देते हैं अपन, पुंकेसरी कहाँ गया। पुष्पीय पादपों में एक लिंगी नर पुष्प पुंकेसरी होता है तथा अर्थात पुंकेसर वहन करने वाला, जबकि मादा पुष्प स्त्री केसर होता है। तो पुंकेसर और स्त्री केसर आपने सुना होगा, जो केवल जो पुंकेसर है वो केवल नर के लिए होगा, स्त्री केसर मादा के लिए होगा। स्त्री से ही पता चल रहा है, उसमें याद रखने जैसा तो वैसे कुछ है, रटने जैसा तो। कुछ पुष्पीय पादपों में एक अकेला पादप उभय लिंगाश्री नर या मादा हो सकता है और इनमें पैदा होने वाले पुष्प एक लिंगी अथवा द्विलिंगी दोनों हो सकते हैं। मतलब जो पादप है वो तो किस प्रकार का है, वो तो है द्विलिंगी या उभय लिंगाश्री, जिसे मैंने कुछ समय पहले बताया था। लेकिन इससे प्रोड्यूस होने वाले जो फ्लावर है, जो पुष्प है, वो केवल नर भी हो सकता है और केवल मादा भी हो सकता है, या दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अगली बात समझो, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बोला, अगर आपने सही से समझा है तो क्लियर है। जबकि मादा पुष्प स्त्री था, ये तो हो गया। ठीक है, उभय लिंगाश्री मतलब दोनों लिंग जो है। पादपों के कुछ उदाहरण कुकुरबिट और नारियल वृक्ष, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट। द्विलिंगी के या
उभयलिंगाश्री के, जबकि पपीता और खजूर एक लिंगाश्री। ठीक है, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट। युग्मकों के प्रकार के नाम लिखिए जो पुंकेसरी अथवा इस तरीके से, तो इसे अपन देखेंगे पादप जगत में। इसी प्रकार से प्राणियों में क्या होता है, मतलब जंतुओं की ये बात हो रही। एक लिंगी इसे अपन बोलते हैं यहाँ पर, मतलब केवल नर होगा या केवल मादा होगा तो उसे एक लिंगी अपन बोलेंगे। द्विलिंगी का मतलब नर और मादा एक के अंदर ही होगा तो वो द्विलिंगी होगा। एग्जाम्पल, प्राणियों में केचुआ, अर्थवर्म जिसे अपन बोलते हैं, स्पंज, टैपवर्म तथा जोक द्विलिंगी प्राणियों के प्रारूपिक उदाहरण है। 4 उदाहरण है द्विलिंगी के, स्पंज, टेपवर्म, जोंक और केचुआ। ठीक है, इनमें नर तथा मादा जनन दोनों ही उभयलिंगाश्री द्विलिंगी के एक ही प्राणी में पाए जाते हैं। मतलब एक जो से ये प्राणी है तो इसके अंदर नर वाला भी होगा और मादा वाला एक के अंदर ही होगा। तिलचट्टा एक लिंगाश्री का उदाहरण है। कॉकरोच जिसे अपन बोलते हैं, डायग्राम देखेंगे आप लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये AIPMT में पूछा गया है और ये वाला भी पूछा गया है, 2012 में है शायद। तो ए वाला जो डायग्राम है वो द्विलिंगी का है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर नर और मादा दोनों है। देखो, वृषण कोश है, अंडाशय, वृषण कोश होता है नर का, अंडाशय होता है मादा का। तो ये है क्या, केचुआ, जो खेतों में मिलता है। बे जो डायग्राम है उसकी अगर अपन बात करें तो एक लिंगी प्राणी जो है वो आपके पास हो जाएगा कॉकरोच। ये बे है अपने पास, कॉकरोच जो घर में आता है, ये एक लिंगी है क्योंकि इसके अंदर वृषण है जो नर को बता रहा है, इसके अंडाशय के अंदर मादा है जो अंडाशय जो है मादा को बता रहा। तो अलग अलग डायग्राम में अलग अलग स्ट्रक्चर, इसीलिए एक लिंगी, एक के अंदर दोनों, तो वो द्विलिंगी हो गया। ये से जो है पूछा गया है। उभयलिंगाश्री का है, कारा पादप का नाम है, कारा या चारा भी सबन बोलते हैं इंग्लिश में। मादा लैंगिक अंग और नर दोनों बता रखे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें मादा लैंगिक अंग ऊपर है और नर लैंगिक अंग नीचे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कभी भी उल्टा कर देगा कि डायग्राम ना देखे पूछ लेगा कि जो कारा है उसमें नर लैंगिक अंग मादा के ऊपर होता है, मादा लैंगिक अंग नर के ऊपर होता है, दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बना के ऐसा कभी भी दे सकता है। ठीक है, उसके बाद में दे में देखेंगे तो ये मार्केंशिया का उदाहरण है। एक लिंगाश्री पादप है क्योंकि पुधानी दर नर अलग है, स्त्रीधानी दर मादा अलग है यहाँ पर। और सबसे लास्ट में शकरकंद द्विलिंगी है क्योंकि पुंकेसर और अंडक एक ही पादप के अंदर यहाँ पर मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो है क्रोमोसोम गुणसूत्र की बात हो रही, उसमें जो द्विगुणित गुणसूत्र की संख्या और एक गुणित की संख्या में आपको बताना है, इसे याद रखना। टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल ओफियोग्लोसम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना देखे मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी जो हाईलाइट कर रखे हैं वो वैसे इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में जो है द्विगुणित अर्धसूत्राणु 2n का मतलब क्या होता है, द्विगुणित मतलब डबल जो गुणसूत्र है वो कितने होते हैं, 46 होते हैं। जबकि युग्मक में गुणसूत्र की संख्या n का मतलब a गुणित, वो इसका आधा हो गया 23। अब घरेलू मक्खी में कितना लिखा है 12, तो a गुणित हो जाएगा 6, आधा करना है। चूहे में कुछ भी नहीं लिखा है, यहाँ पर a गुणित दे रखा है 21, तो यहाँ हो जाएगा 42। इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। कुत्ता 78 है तो 78 का आधा कितना होता है, भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 36 नहीं, 34 नहीं, अरे भूल गया मैं तो यार, 39। ठीक है, बिल्ली में 19 लिखा है तो ये हो जाएगा 38। यहाँ फल मक्खी में 8 लिखा है तो यहाँ हो जाएगा 4। ओफियोग्लोसम में यहाँ 630 लिखा है तो हो जाएगा 1260 सबसे ज्यादा टेबल के अकॉर्डिंग। 34 लिखा तो हो जाएगा 17, धान 12 लिखा तो हो जाएगा 24, 20 लिखा तो हो जाएगा 10, और आलू में हो जाएगा 48, 380 लिखा तो इसका आधा हो जाएगा 190, और प्याज भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हो जाएगा 16। क्लियर है? तो ये जो हाईलाइट मैंने कर रखा, मनुष्य, बिल्ली, ओफियोग्लोसम, आलू और जो प्याज है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्याज के बारे में आपको कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो काफी बड़ा हो गया थोड़ा सा आज लेसन जो है अपना, पढ़ाने का मूड था मेरा, इसीलिए थोड़ा सा मैंने सोचा चलो बड़ा बना देते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हुआ है लैंगिक प्रजनन का। नेक्स्ट वीडियो लेसन में लैंगिक प्रजनन का अपन सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। मुझे उम्मीद है आपने लास्ट तक वीडियो देखा है, क्योंकि देखते नहीं है बच्चे। ठीक है, तो जो पढ़ रहा है उसके लिए है, ये नहीं पढ़ने वाले के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। तो पढ़िए, मेहनत कीजिए। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, कमेंट ना करे तो इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगा माय धर्मेंद्र से।
ठीक है, @myधर्मेंद्र, या आप मुझे सर्च कर सकते हैं धर्मेंद्र कुमावत से। फोटो देख लेना भाई साहब, बहुत सारे अकाउंट मिल जाएंगे नहीं तो। क्लियर है? सो नेक्स्ट वीडियो लेसन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।